जिस दुनिया में आप सबसे ज़्यादा रहते हैं, क्राइम वहीं पर होता है। अब आजकल लोग सोशल मीडिया पर डिजिटल वर्ल्ड में ज़्यादा रहते हैं, तो क्राइम वहीं पर हो रहा है। पढ़ा लिखा वर्ग ही डिजिटल अरेस्ट हो रहा है, तो इसकी क्या वजह आपको लगती है कि ये पढ़े लिखे लोग जागरूक क्यों नहीं है? आप एजुकेटेड हैं और अगर अवेयर नहीं है तो आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, और आप अनएजुकेटेड हैं लेकिन अवेयर हैं तो आप फ्रॉड से बच सकते हैं। तो एजुकेटेड होना और अवेयर होना दोनों ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग। हॉटस्पॉट इंडिया में लगभग मोर देन 40 हॉटस्पॉट्स है इंडिया में। अगर आप देखेंगे तो बाहर अब्रॉड में भी एक म्यांमार में मियावाड़ी है, जो कि एक बड़ा हॉटस्पॉट है, थाईलैंड का बॉर्डर है, 400 किलोमीटर दूर है। ये जगह है, ये टाउन है जहाँ पर हजारों लोग इसी काम को कर रहे हैं। आपको खुद को डिजिटल अरेस्ट करने का प्रयास कर लिया था अपराधियों ने? क्या उसकी यूनिफॉर्मिटी है उस फ्रॉड की, उस क्राइम की, कि वो रैंडमली कॉल करते हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता क्या ऑफिसर क्या पॉलिटिशियन। सेक्सटॉर्शन भी एक बड़ी समस्या बनी हुई है, जिसमें शायद लगभग हर उम्र का पुरुष वर्ग ज़्यादा फंस रहा है। वीडियो कॉल में लड़की न्यूड होती है और वीडियो बन जाता है। उस वीडियो को रिकॉर्डिंग करती है वो, जो साइबर फ्रॉडस्टर है वीडियो की रिकॉर्डिंग करता है वो, और फिर उसी विक्टिम को भेजा जाता है जिसके साथ वीडियो कॉल हुआ था, और उनको फिर ब्लैकमेल किया जाता है। साइबर क्रिमिनल्स जो एक्चुअली मैन व्यक्ति है, वो तो पुलिस के हाथ में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी जैसे हमने एक डार्क रूम पकड़ा था, कॉल करने वाला, जो कि डिजिटल अरेस्ट में 45 लाख का डिजिटल अरेस्ट हुआ था। उसमें हमने आरोपी को पकड़ा। हमने उसमें एक मदर से एक अकाउंट को कराया था जिसमें 40 लाख रुपए आए थे। आप अपना अकाउंट दे रहे हैं, जिस अकाउंट में करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन होकर विदेशों में जा रहा है। आप वो ब्रिज बन रहे हैं साइबर फ्रॉडस्टर को जो फैसिलिटी अवेलेबल करा रहे हैं। इंदौर में भी कई गैंग्स होंगी जो लगातार काम कर रही हैं, लेकिन उनके टारगेट बाहर की स्टेट के लोग होंगे, और बाहर की स्टेट के टारगेट्स इंदौर के लोग हैं। ट्रांसनेशनल है, इंटर स्टेट है, नेचर चूँकि डिफरेंट है। ऐसी स्थिति में बार बार टीमों को भेजना, हमारी टीमों ने कई बार, अगर आपने देखा होगा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, चेन्नई, हैदराबाद, यहाँ से कई आरोपियों को पकड़ा है, लेकिन बार बार टीमों को नहीं भेज पाते हैं। और इतना रिसोर्सेज भी, ह्यूमन रिसोर्सेज और वैसे भी जो रिसोर्सेज होते हैं वो आपके पास नहीं होते हैं। क्राइम यानी अपराध जब से दुनिया बनी होगी तब से ही शुरू हो चुके होंगे। समय के साथ अपराध का तरीका बदलता गया है। इस वक्त जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में जी रहे हैं, तो साइबर क्राइम भी बढ़ता जा रहा है। हर दिन हजारों की संख्या में लोग साइबर क्राइम से ग्रस्त होते जा रहे हैं। तो साइबर क्राइम को लेकर पुलिस क्या कर रही है, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं पुनीत विजयवर्गीय और विस्तार न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। साइबर क्राइम को लेकर हम बात करेंगे इंदौर के क्राइम ब्रांच के एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया जी से, जो हमारे साथ में मौजूद है। सर, स्वागत है आपका विस्तार न्यूज में। क्राइम बढ़ता जा रहा है। अब जो जमीन का क्राइम होता था वो तो काफी कम हो गया है, साइबर क्राइम बढ़ता जा रहा है। पुलिस क्या कर रही है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जिस दुनिया में आप सबसे ज़्यादा रहते हैं, क्राइम वहीं पर होता है। अब आजकल लोग सोशल मीडिया पर डिजिटल वर्ल्ड में ज़्यादा रहते हैं, तो क्राइम वहीं पर हो रहा है उनके साथ। पुलिस, जहाँ तक मैं बताऊं, अगर अपन गवर्नमेंट का देखें तो सेंट्रल लेवल पर भी I4C को सेटअप किया गया था 2021 में। और I4C जो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है, जो I4C, वो एक नोडल एजेंसी है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर है। और ये नोडल एजेंसी है, सभी लगातार साइबर क्राइम को कम्बैट करने के लिए एजेंसी लगातार काम कर रही है। इसमें एक नेशनल हेल्पलाइन नंबर सेटअप किया है, जो बनाया गया है, दैट इज़ 1930। तो 1930 साइबर हेल्पलाइन नंबर है, नेशनल साइबर हेल्पलाइन नंबर है। अगर आपके साथ कहीं भी फ्रॉड होता है, अगर जैसे आप इंदौर के रहने वाले हैं, आप दिल्ली घूमने गए, आप कलकत्ता घूमने गए, आप हैदराबाद घूमने गए, तो हैदराबाद में भी आप 1930 डायल करेंगे। हर 1930 में उस स्टेट की नोडल एजेंसी को कनेक्ट किया गया है। जैसे अगर अपन देखेंगे मध्य प्रदेश में, अगर आप 1930 को कॉल करेंगे तो नोडल एजेंसी कनेक्ट होगी 100 डायल, और 100 डायल आपको कनेक्ट कराएगी जहाँ के आप रहने वाले हैं, जहाँ आपके साथ क्राइम हुआ है। तो इस तरह से एक तो 1930 का है एक नेशनल साइबर हेल्पलाइन नंबर। सेकंड जो है वो है, अगर 1930 पर ट्रैफिक ज़्यादा है, नंबर व्यस्त जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है NCRP का, जिसमें आप बैठे बैठे, घर बैठे बैठे अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। उसका जो URL है www.cybercrime.gov.in, आप इस पर भी कंप्लेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखेंगे, इंदौर में क्राइम ब्रांच ने भी एक साइबर हेल्पलाइन नंबर जारी किया है 7049124445, जो कि इंदौर के विक्टिम, जो पुलिस कमिश्नरेट में जिनके साथ कोई घटना होती है और 1930 पर व्यस्त आ रहा है, तो तत्काल वो 7049124445 पर कॉल करके अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। इसके अलावा लगातार हम कोशिश कर रहे हैं, साइबर क्राइम जो अवेयरनेस की कैंपेन चलाई हुई है,
लगातार स्कूल, कॉलेज, पब्लिक गैदरिंग में जाकर लोगों को ब्रीफ करना, इसके अलावा पैम्पलेट्स, पोस्टर को चिपकाना, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन करना। अगर आप देखेंगे तो कई चौराहों पर मेरे द्वारा भी पैम्पलेट्स कई जगह बांटे गए हैं। इसके अलावा लगातार पॉडकास्ट के माध्यम से, लाइव के माध्यम से, 1-to-1 के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स के माध्यम से और जो कि प्रिंट मीडिया उसके माध्यम से लगातार लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा जो थर्ड अप्रोच है, FIR रजिस्टर की जाकर और आरोपियों को धरपकड़ के लिए प्रयास किए जाते हैं। तो अगर आप देखेंगे 1 जनवरी 2024 से लेकर अभी तक इंदौर क्राइम ब्रांच ने लगभग 100 से अधिक साइबर फ्रॉड के आरोपियों को अरेस्ट किया गया है, जिसमें अकेले 30 से अधिक डिजिटल अरेस्ट के आरोपी हैं। तो लगातार हम काम कर रहे हैं और इसके अलावा बैंक अकाउंट्स को होल्ड कराया जाता है, फ्रीज कराया जाता है। उस आधार पर कहीं ना कहीं लोगों को पैसा मिलने की उम्मीद रहती है और इंदौर क्राइम ब्रांच ने 2024 में 14 करोड़ 20 लाख रुपए विक्टिम्स के वापस भी कराए हैं। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं लोगों को जागरूक करने की, जो हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, लेकिन वो तो जागरूकता पर्याप्त पहुंच नहीं रही है। हम ही देखते हैं कई बार सैकड़ों की संख्या में लोग आपके पास आवेदन लेकर आते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता है कि कहाँ जाएं। कभी यहाँ आते हैं, कभी स्टेट साइबर सेल पे जाते हैं। तो ये जागरूकता क्यों नहीं पहुंच पा रही है? इसीलिए जागरूकता आपको मास को ब्रीफ करना है, मास को जागरूक करना है। जो पॉपुलेशन है, जो लोग हैं, वो काफ़ी ज़्यादा है, इंटीरियर में है, जहाँ तक अपनी पहुँच नहीं है। तो इंटीरियर में हमने आकाशवाणी के साथ भी एक प्रोग्राम चलाया था, 15 दिन का लगातार लाइव गए थे और ग्रामीण काफ़ी कनेक्टेड हुए थे, उनको भी जागरूक किया गया। अवेयरनेस इज स्लो एंड स्टडी प्रोसेस, ये काफ़ी स्लो और स्टडी प्रोसेस होता है, लेकिन बड़ा इसका डीप इम्पैक्ट होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, डिजिटल अरेस्ट के मामले काफ़ी ज़्यादा आए थे 2024 में। अगर आप ऑल ओवर इंडिया में देखेंगे तो लगभग 93,000 से ज़्यादा अप्रोक्सीमेटली डिजिटल अरेस्ट के मामले आए थे और उसमें 2000 करोड़ से अधिक की राशि विक्टिम ने लूज की थी। तो बहुत ज़्यादा फैल गया था डिजिटल अरेस्ट के मामले। ऐसी स्थिति में आपने देखा होगा हमारे जो देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री रेस्पेक्टिव नरेंद्र मोदी सर, मोदी जी के द्वारा भी उसमें मन की बात में भी उनके द्वारा ये कहा गया था कि डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता। सभी सेलिब्रिटी, सभी इन्फ्लुएंसर्स, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक चैनल, प्रिंट मीडिया, सभी लोगों ने एक बड़ा कैंपेन चलाया था कि डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता और वीडियोज़, कई बैंकों ने भी वीडियोज़ बनाए। तो कहीं ना कहीं ये जागरूकता पहुंची। इंदौर में लगातार आपने देखा होगा सेफ क्लिक अभियान भी चला था, हम लोगों ने भी रोडों पर उतरकर लगातार लोगों को अवेयर किया गया। तो आपको जानकर खुशी होगी कि 1 जनवरी से लेकर अभी तक टिल नाउ, अप्रैल जो चल रहा है फर्स्ट वीक, और अभी तक डिजिटल अरेस्ट का एक भी मामला नहीं आया है। लेकिन फिर भी ये प्रयास तो नाकाफी नजर आते हैं, क्योंकि आपको खुद को डिजिटल अरेस्ट करने का प्रयास कर लिया था अपराधियों ने। ये उसकी यूनिफॉर्मिटी है उस फ्रॉड की, उस क्राइम की, कि वो रैंडमली कॉल करते हैं। उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है क्या ऑफिसर, क्या पॉलिटिशियन। अगर आपने देखा होगा अभी 4-5 दिन पहले एक पॉलिटिशियन के साथ फ्रॉड हुआ है, लगभग 1.5 करोड़ रुपए उनके चले गए। तो कहीं ना कहीं ये रैंडमली कॉल करते हैं। रिटायर्ड हाईकोर्ट जज साहब के साथ भी फ्रॉड हुआ था। तो ये इसमें ये इंपॉर्टेंट नहीं कि आप क्या है, इंपॉर्टेंट है कि आप कभी भी किसी की रडार में आ सकते हैं। वो लगातार ट्राई करते रहते हैं, रैंडमली वो किसी को भी कॉल करते हैं। उनके पास डाटा है, उन्होंने सर्वर हैक किए हुए हैं बैंक अकाउंट बैंकों के। तो सर्वर हैक करने के बाद उन पर डाटा है, जो डार्क वेब पर भी आप देखेंगे तो वहाँ डाटा चोरी से सेल किया जाता है। तो कहीं ना कहीं डाटा इनके पास अवेलेबल है, रैंडमली कॉल करते हैं, वो किसी को भी कॉल कर सकते हैं। अभी मैं मानता हूं कि जो जागरूकता अभियान है वो लगातार चलाई जाने की ज़रूरत है, इनको रोकने की ज़रूरत नहीं है। और ये अभियान को एक मूवमेंट के रूप में चलाना होगा। जिस तरह आपने देखा होगा कई जगह हमारे अभियान चलते हैं, लेकिन मैं अपने स्तर पर, क्राइम ब्रांच अपने स्तर पर लगातार कहीं ना कहीं डेली सेशंस या एडवाइजरी जारी करना है, डिजिटल एडवाइस जारी करना या पॉडकास्ट, ये भी एक माध्यम है लोगों को अवेयर करने के लिए। क्योंकि जो लोग, जो विस्तार के जो व्यूअर्स होंगे, जब वो उसको देख रहे होंगे तो कहीं ना कहीं वो 1930 से रूबरू होंगे। कहीं ना कहीं जो ऑनलाइन रिपोर्टिंग पोर्टल है www.cybercrime.gov.in, तो कहीं ना कहीं इनको ये पता होगा कि किन पोर्टल में हमें कंप्लेंट करानी है। तो ये भी एक पॉडकास्ट भी एक जरिया है लोगों तक अवेयरनेस पहुँचाने का। डिजिटल अरेस्ट की आपने बात कही है, तो डिजिटल अरेस्ट सारे पढ़े लिखे लोग क्यों रहे हैं? हमने देखा है सिर्फ इंदौर की यदि बात करें तो कोई जो महिला उद्यमी है वो डिजिटल अरेस्ट हो गई, सॉफ्टवेयर इंजीनियर डिजिटल अरेस्ट हो गई, रिटायर्ड बैंक कर्मचारी डिजिटल अरेस्ट हो गए और डॉक्टर्स डिजिटल अरेस्ट हुए हैं। तो जितना भी हमने देखा है आपके माध्यम से जो भी सूचनाएं मिली है, तो पढ़ा लिखा वर्ग ही डिजिटल अरेस्ट हो रहा है। तो इसकी क्या वजह आपको लगती है कि ये पढ़े लिखे लोग जागरूक क्यों नहीं है? देखिए मैं आपको बताऊं, पढ़े लिखे जो थे, जो कैपेबल थे, उनके साथ ज़्यादा का फ्रॉड हुआ। कुछ ऐसे लोग हैं जो कम पढ़े लिखे थे, उनके साथ भी डिजिटल अरेस्ट हुआ। पर उनकी जैसे जो पैसा गया है 50,000, 40,000, 10,000 या 1 लाख, तो डिजिटल अरेस्ट ऐसा नहीं है कि
केवल पढ़े लिखे लोगों के साथ हुआ है, ये ऐसे लोग भी हैं जो इलिटरेट हैं लेकिन उनके साथ भी डिजिटल अरेस्ट हुआ है। पर पढ़े लिखे लोगों के साथ क्यों हुआ है, ये मैं आपको कहना चाहूँगा इस पॉडकास्ट के माध्यम से कि आप एजुकेटेड हैं और अगर अवेयर नहीं है तो आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, और आप अनएजुकेटेड हैं लेकिन अवेयर हैं तो आप फ्रॉड से बच सकते हैं। तो एजुकेटेड होना और अवेयर होना दोनों ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग। इफ़ यू आर एजुकेटेड, यू मे बी एजुकेटेड बट मे नॉट बी अवेयर, तो यू फॉल प्रे टू द विक्टिम ऑफ साइबर फ्रॉड। तो आपको अवेयर होना जरूरी है। इसीलिए सभी यूनिफॉर्मली ईच एंड एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, चाहे वो बच्चे से लेके बुजुर्ग हों, बच्चे को ऑनलाइन गेमिंग ऐप में टारगेट किया जाता है, बुजुर्गों को इन्वेस्टमेंट फ्रॉड या फिर डिजिटल अरेस्ट जैसे फ्रॉड में टारगेट किया जाता है, महिलाओं को ऑनलाइन शॉपिंग में टारगेट किया जाता है, या परचेज बनकर कॉल करने में टारगेट किया जाता है, या फिर आपका लड़का ड्रग्स के केस में या रेप के केस में फंस गया है। तो कहीं ना कहीं ये सभी सेक्शन, सभी एज ग्रुप को, एजुकेटेड अनएजुकेटेड, सभी को यूनिफॉर्मली ये टारगेट कर रहे हैं। सेक्सटॉर्शन भी एक बड़ी समस्या बनी हुई है जिसमें शायद लगभग हर उम्र का पुरुष वर्ग ज़्यादा फंस रहा है। ये सेक्सटॉर्शन क्या है एग्जैक्टली? सेक्सटॉर्शन बेसिकली क्या होता है कि इस तरह से कोई अननोन वीडियो कॉल करके आपको, या वीडियो कॉल कर लेता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के कई, अगर आपको हो सकता है आपको टेलीग्राम चैनल से कॉल कर सकता है, व्हाट्सएप से वीडियो कॉल कर सकता है, स्काइप की आईडी बनाकर स्काइप से वीडियो कॉल कर सकता है। वीडियो कॉल करने के बाद वो व्यक्ति को पहले मैसेज में दोस्ती फ्रेंडशिप बढ़ाते हैं, फिर वीडियो कॉल करते हैं। वीडियो कॉल में लड़की न्यूड होती है और वीडियो बन जाता है। उस वीडियो को रिकॉर्डिंग करती है वो, जो साइबर फ्रॉडस्टर है वीडियो की रिकॉर्डिंग करता है वो, और फिर उसी विक्टिम को भेजा जाता है जिसके साथ वीडियो कॉल हुआ था, और उनको फिर ब्लैकमेल किया जाता है कि अगर आप चाहते हैं कि इसको सोशल मीडिया पर, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर इसको वायरल नहीं किया जाए, या आपके फ्रेंड्स को, कॉन्टैक्ट लिस्ट को अगर वायरल नहीं किया जाए, तो ये अकाउंट नंबर भेज रहे हैं, इस पर पैसा जमा कर दीजिए। कोई ऐसा केस आपको याद आ रहा हो जिसमें सेक्सटॉर्शन में बहुत बड़ा अमाउंट गया हो, तो आप शेयर कीजिए हमारे दर्शकों से। ये एक उड़ीसा के एक विक्टिम थे जिनके साथ था 15 लाख का, 15 लाख उन्होंने सेक्सटॉर्शन में खोया था। बाकी कुछ लोग ऐसे आते हैं जिन्होंने 2 लाख या 2.5 लाख रुपए दिए हैं। तो ज़्यादातर क्या होता है, सेक्सटॉर्शन में बहुत ज़्यादा लंबा खींच नहीं पाता, पर कई, बिल्कुल कहना सही है, कई लोग ऐसे होते हैं जो लंबा पैसा भी दे देते हैं, पर चूंकि ह्यूमिलिएशन के डर से कि कहीं बदनामी ना हो जाए, डिफेमेशन ना हो जाए, पेपरों में नहीं आ जाए, मीडिया में नहीं आ जाए, लोगों को पता ना चल जाए, तो कई लोग ब्लैकमेल होते रहते हैं और पैसा देते रहते हैं लेकिन रिपोर्ट नहीं करते हैं। तो इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं सभी व्यूअर्स से विस्तार के ये कहना चाहूँगा, ये अपील करना चाहूँगा कि आप ब्लैकमेल जब तक होते रहेंगे तब तक वो आपको ब्लैकमेल करता रहेगा। पहली स्टेज पर ही अगर आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है, आप तुरंत उसको रोकें और उसकी तुरंत रिपोर्ट करें। आपकी प्राइवेसी भी मेंटेन की जाएगी, क्योंकि हम केस के सेंसिटिविटी के हिसाब से हम लोग केस को डील करते हैं। इस पॉडकास्ट के माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि जब भी आपके साथ सेक्सटॉर्शन का अगर फ्रॉड होता है तो आप तत्काल इसकी रिपोर्ट करें, और वैसे कोशिश करें। सेक्सटॉर्शन से बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका है नेवर रिसीव एनी अननोन वीडियो कॉल। कभी भी अज्ञात वीडियो कॉल को, अनजान वीडियो कॉल को रिसीव न करें। कर लिया वीडियो कॉल रिसीव, सेक्सटॉर्शन का शिकार भी बन गए, ब्लैकमेल भी होने लग गए, पुलिस भी तो नहीं पकड़ पा रही ना इन अपराधियों को। हम देख रहे हैं कितने सारे इस तरह के केसेस लगातार लोगों को पकड़ा जाता है। अभी अगर आप देखेंगे तो 100 से अधिक साइबर फ्रॉडस्टर को हमारे द्वारा पकड़ा गया है, जो अकाउंट होल्डर हैं, सिम होल्डर हैं। अभी हम, अगर आपने देखा होगा, डिजिटल अरेस्ट के हम उस मामले में तक भी पहुंचे थे जहां पैसे को बायनेंस ऐप के जरिए उस आरोपी को भी पकड़ा जिसने बायनेंस ऐप के जरिए क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट करके उस पैसे को हांगकांग ट्रांसफर कर दिया। तो अब चूंकि एक पुलिस के लिए चैलेंज है, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज, क्योंकि अब पैसा बाहर जा रहा है। ऐसी स्थिति में लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए बिगेस्ट चैलेंज है उस पैसे को बाहर से रिकवर करना। तब ऐसी स्थिति में बेसिक्स पर हम आते हैं, बैक टू द बेसिक्स, कि इससे बेहतर ये है कि लोगों को अवेयर किया जाए। लेकिन अभी हमने देखा है कि जितने आरोपी पकड़े गए उसमें से ज़्यादातर तो वो गरीब लोग हैं जिनके बैंक अकाउंट किराए पे लिए गए। तो इसमें उन गरीबों का क्या दोष है, उनको थोड़ी पता है। ये भी मैं आपको इस पॉडकास्ट के माध्यम से कहना चाहूँगा। इसमें कुछ स्टूडेंट भी थे, कुछ बेरोजगार थे, कुछ पढ़े लिखे थे, डिलीवरी बॉयज भी थे। हाँ, कुछ पढ़े लिखे थे। तो ये मैं कहना चाहूँगा, ये कानूनन जुर्म है। आप प्लेटफॉर्म दे रहे हैं किसी भी फ्रॉडस्टर को, आप अपना अकाउंट दे रहे हैं जिस अकाउंट में करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन होके विदेशों में जा रहा है। आप वो ब्रिज बन रहे हैं साइबर फ्रॉडस्टर को जो फैसिलिटी अवेलेबल करा रहे हैं चंद हज़ार रुपये या लाख रुपए के लालच के लिए, चाहे वो 2 लाख रुपए मिल रहे हो, परसेंटेज बेसिस पर काम कर रहे हैं। और इसके लिए टेलीग्राम चैनल एक बिग हब बन गया है जिसमें कई ग्रुप्स ऐसे बने हुए हैं जो रेंट पर या कमीशंस पर कॉर्पोरेट अकाउंट्स या करेंट अकाउंट्स लेते हैं और कहीं ना कहीं उन अकाउंट्स को यूज करके उसको पैसा बाहर ट्रांसफ़र करते हैं। हमने न केवल अकाउंट होल्डर
सिम होल्डर, बैंक अकाउंट होल्डर को पकड़ा है, बल्कि उनके आगे की लिंक को ही पकड़ा है, जो इनके अकाउंट्स को किराए पर आगे बढ़ाते हैं उनको ही पकड़ा है। जैसा कि मैंने बताया, हम लगभग जो इंडिया की जो अंतिम लिंक तक पहुंच चुके हैं, जिन्होंने पैसा बाहर ट्रांसफ़र किया है। तो लगातार इन्वेस्टिगेशन में चल रहे हैं, चूँकि बाहर से किसी भी आरोपी को पकड़ना, आप समझते हैं कि एक उसकी एक प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। एक उसमें नोडल एजेंसी होती है, स्टेट की, फिर नोडल एजेंसी, सेंट्रल की नोडल एजेंसी से जो हमारे पत्राचार होता है करस्पॉन्ड, उसके बाद परमिशंस आती है, तब जाके बाहर इन्वेस्टिगेशन हो पाती है, जिसमें लेटर ऑफ रोगेटरी जारी होता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम वहाँ तक पहुँच गए हैं जहाँ तक लोगों को ये भी लोगों को समझाइश देनी होगी, समझाना होगा, ये भी अवेयर करना होगा, जागरूक करना होगा। स्टूडेंट अपनी छोटी सी पॉकेट मनी के लिए एक इतना बड़ा क्राइम में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी ये समझदारी की ज़रूरत है। लेकिन ये जो लोग होते हैं, इन्हें तो पता ही नहीं होता है कि इनका अकाउंट किस यूज़ के लिए लिया जा रहा है। उन्हें तो सिर्फ ये बताया जाता है कि आपका बैंक अकाउंट हमें दे दो, हम आपको महीने के इतने रुपए दे देंगे। कई बार स्टूडेंट या जो गरीब व्यक्ति, डिलीवरी बॉय है, वो तो इसी लालच में आ जाता है कि हाँ, मुझे 15,000, 20,000, 50,000 रुपये महीना मिल रहा है, ठीक है, इट्स ओके, मेरा क्या। अपराधी लालच में आ रहा है कि उसको कुछ पैसा मिल जाएगा। इन्वेस्टमेंट फ्रॉड में विक्टिम लालच में आ रहा है कि उसको इन्वेस्टमेंट में कुछ पैसा मिल जाएगा, क्रिप्टो करेंसी के लालच में। लेकिन इन दोनों का शिकार कर रहा है वो व्यक्ति जो ऑर्गेनाइज गैंग चला रहे हैं, जो बाहर बैठे हुए हैं। स्पेशली जहाँ तक जो हॉट स्पॉट इंडिया में, लगभग मोर देन 40 हॉट स्पॉट्स हैं इंडिया में। अगर आप देखेंगे तो बाहर अब्रॉड में भी एक म्यांमार में मियावाड़ी है, जो कि एक बड़ा हॉट स्पॉट है, थाईलैंड का बॉर्डर है, 400 किलोमीटर दूर है ये जगह है, एक टाउन है जहाँ पर हजारों लोग इसी काम को कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर आपको लैक ऑफ नॉलेज, अगर आपको ये पता नहीं है कि कानून का ज्ञान नहीं है, तो ये आपका बचाव नहीं होगा। रेंट पर अकाउंट देना इट्स ए क्राइम, इट्स ए पनिशेबल ऑफेंस। आप किसी को रेंट पर अकाउंट देंगे, अकाउंट में किसी भी तरह का अगर पैसा उसमें आएगा, साइबर फ्रॉडस्टर करोड़ों रुपया दे रहे हैं, लगातार लोग वीडियो बना रहे हैं, लगातार लोग, अगर आपने देखा होगा मेरे द्वारा भी कुछ चार्ली के साथ मिलकर ये म्यूल अकाउंट्स पर बनाया गया है, स्टूडेंट्स को अवेयर किया गया है। सेशंस में मैं जाता हूँ, लगातार सेशंस में लोगों को रिपीट करता हूँ स्टूडेंट्स को कि इस तरह के अपराध से बचें। इसके अलावा हम स्टिल एडवाइजरी भी जारी करते हैं, फ्लेयर्स भी जारी करते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को अवेयर होने की ज़रूरत है। मास वॉल्यूम है, काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। हमें लगातार सभी सेक्टर्स को, सभी लोगों को मिलकर, जिस तरह से डिजिटल अरेस्ट के लिए सब लोगों ने मिलकर अपील की, तो तब जाकर डिजिटल अरेस्ट की घटनाएं कम हुई है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि सभी सेक्टर्स मिलकर, चाहे वो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, चाहे वो पॉलिटिशियंस हों, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे वो NGOs हों, चाहे वो जो शिक्षण संस्थान हो, ये सभी लोग मिलकर अगर अवेयरनेस कैंपेन को लगातार एक मूवमेंट के रूप में चलाएंगे, तो मुझे विश्वास है कि साइबर फ्रॉड से काफ़ी हद तक बचाव कर पाएंगे। लेकिन अब तो उनके टारगेट पे आप खुद ही आ गए हैं। आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स को रिपोर्ट कर रहे हैं। ब्लॉक हो गया था आपका तो खुद का फेसबुक और व्हाट्सएप वगैरह। देखिए, आप कोई भी काम करते हैं, जैसे कि मैंने बताया, रेंडमली काम करते हैं, वो कभी किसी को भी कॉल कर सकते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात, उन्होंने मुझे कॉल किया, जिससे कि मैंने एक लाइव वीडियो भी बनवा दिया, जो कि काफ़ी वायरल हुआ। तो उससे भी लोग काफ़ी जागरूक हुए। हमारी टीम थी मौजूद। हाँ, आपकी भी टीम मौजूद थी, तो जागरूक होते हैं लोग। देखिए, जागरूकता किसी भी रूप में, कहीं भी किसी तरीके से बात पहुंच जाए। अगर आपने देखा होगा तो हमने एक गाना भी लॉन्च किया था, क्राइम ब्रांच ने एक गाना भी बनाया था, एक नुक्कड़ नाटक भी किए, और आपके सभी जगह जाकर, सभी पब्लिक गैदरिंग वाले प्लेस पर जाकर हमने काफ़ी कोशिश की है, तरह तरह के एक्टिविटीज़ करके, कि किसी भी तरह लोग इसको सुन पाएँ। अगर आपने देखा हो, कॉलर ट्यून में भी आपको सचेत किया जाता है कि सोशल मीडिया के विज्ञापनों के झांसे में ना आएँ, इन्वेस्टमेंट ना करें, थोड़ा वेबसाइट को चेक करें। तो कहीं ना कहीं आपको ये समझना होगा कि डिजिटल वर्ल्ड में आपकी एंट्री हो गई, लेकिन उसके बारे में उसको कैसे डील करना है, उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर नहीं थे, आपको पता नहीं था। लेकिन डिजिटलाइजेशन हो गया, आप उसका यूज़ करते रहे, यूज़ के साथ ही आपको इनके प्रोस एंड कॉन्स पता चल रहे हैं कि क्या क्या वीकनेसेज हैं, कहाँ कहाँ गलतियाँ होती हैं हमसे। तो ट्रायल एंड एरर, अब हम गलतियाँ करके सीख रहे हैं, गलती करने के बाद अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ये पता कर रहे हैं कि इस तरह का फ्रॉड होता है। मुझे पूरा विश्वास है, अवेयरनेस इज स्लो एंड स्टडी प्रोसेस, लेकिन इसके बड़े डीप इम्पैक्ट होता है। सोशल मीडिया कितना खतरनाक है इस सब चीज़ के लिए, यदि बात करें तो, क्योंकि कई बार सोशल मीडिया के जो फोटोज़ है, वीडियोज़ है, उसका भी इस्तेमाल करके साइबर क्रिमिनल्स साइबर क्राइम कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप अगर उसका यूज करते हैं, मिसयूज, ये दोनों ही चीज़ें होती हैं। टेक्नोलॉजी का आप दोनों ही उपयोग होते हैं। AI का भी यूज़ करेंगे तो AI के लिए आप बहुत कंस्ट्रक्टिव यूज़ करेंगे, लेकिन AI का उपयोग करेंगे क्रिमिनल्स उसका फ्रॉड करने के लिए। तो देखिए, टेक्नोलॉजी का तो किसी भी रूप में आप, ये डिपेंड करता है आप उसको यूज़ कैसे कर रहे हैं। साइबर क्रिमिनल्स जो एक्चुअली मैन व्यक्ति है, वो तो पुलिस के हाथ में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी जैसे हमने एक डार्क रूम पकड़ा था, कॉल करने वाला, जो कि डिजिटल अरेस्ट में
45 लाख का डिजिटल अरेस्ट हुआ था, उसमें हमने आरोपी को पकड़ा। हमने उसमें एक मदर से के एक अकाउंट को कराया था जिसमें 40 लाख रुपए आए थे और वहाँ से केरल और अन्य स्टेटमेंट हुए। हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ आरोपी है जो कि बाहर चले गए। आपने देखा होगा एक आरोपी जो चेन्नई से हमने एयरपोर्ट से पकड़ा था, जो दुबई भागने की फिराक में था। एक आरोपी को जो कि दुबई से यहाँ आया था, तो चूंकि हमने ऑलरेडी वो LOR जारी कर दिया था, तो उसमें वो पकड़ा गया था, LOC जारी किया गया था, तो उसमें पकड़ा गया था। तो लगातार हम काम कर रहे हैं इस दिशा में और हमें पूरी उम्मीद है कि जल्दी आरोपी पकड़े। जहाँ तक आपका कहना है कि जो लोकल जो ग्राउंड पर जो क्राइम होते हैं वो जल्दी पकड़े जाते हैं, उसका एक कारण है नेचर ऑफ साइबर क्राइम एंड नेचर ऑफ ऑर्डिनरी क्राइम इज टोटली डिफरेंट। जो साइबर क्राइम है वो इंटरस्टेट है, ट्रांसनेशनल है। साइबर क्राइम इंटरस्टेट ट्रांसनेशनल है, और जबकि यहाँ का जो क्राइम होता है कि इसने एक व्यक्ति ने उस व्यक्ति को चाकू मार दिया, उसका भी घर यहाँ पर, उसका भी घर है। ये रेयर केसेज में बमुश्किल 1% से भी कम परसेंटेज ऐसे होंगे जिसमें जो ग्राउंड पर जो क्राइम होते हैं वो कहीं दूसरी जगह का कोई व्यक्ति हो, दूसरे बाहर का व्यक्ति हो। लेकिन इसमें आप देखेंगे सिम होल्डर, अकाउंट होल्डर उपलब्ध कराने वाले सभी लोग बाहर के होते हैं। इनका नेचर ही क्राइम का ऐसा है। इंदौर में भी कई गैंग्स होंगी जो लगातार काम कर रही हैं, लेकिन उनके टारगेट बाहर की स्टेट के लोग होंगे और बाहर की स्टेट के टारगेट्स इंदौर के लोग हैं। ट्रांसनेशनल है, इंटर है, नेचर चूंकि डिफरेंट है। ऐसी स्थिति में बार बार टीमों को भेजना, हमारी टीमों ने कई बार, अगर आपने देखा होगा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, चेन्नई, हैदराबाद, यहाँ से कई आरोपियों को पकड़ा है। लेकिन चूंकि बार बार रिसोर्सेज की भी कमी होती है और आप लगातार किसी भी टीम को नहीं भेज सकते, क्योंकि आपकी भी एक लिमिटेशंस होती है। आप बार बार टीमों को नहीं भेज पाते हैं और इतना रिसोर्सेज भी, ह्यूमन रिसोर्सेज और वैसे भी जो रिसोर्सेज होते हैं वो आपके पास नहीं होते हैं। और जिस तरह से क्राइम का जो वॉल्यूम है, साइबर क्राइम का वॉल्यूम काफ़ी बड़ा है और रिसोर्सेज काफ़ी सीमित है। सीमित संसाधनों में भी इस तरह से क्राइम ब्रांच इंदौर काफ़ी बेहतर काम कर रही है। तो कैसे कंट्रोल होगा ये, क्या लगता है आपकी? जो वैसे तो पूरा वेरी वेल मैनेज्ड ये साइबर क्राइम हो रहा है, इनका खुद का कॉल सेंटर होता है जहाँ से कॉलिंग्स की जाती है, इनके पास पूरा डाटा भी होता है। तो किस तरह के लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? क्या कुछ बहुत बड़े लोग शामिल हो सकते हैं इसके पीछे? चाहे बात करें कोई पॉलिटिशियन या कोई बड़ा बिजनेसमैन, वाइट कॉलर लोग? इसमें इसकी संभावना बहुत कम है कि वाइट कॉलर लोग इसमें हों, पर इसमें जिस तरह की बाहर की लिंकेज मिल रही है, तो बाहर के लोग भी चाइनीज स्कैमर्स हैं और वियतनाम के कुछ लोग, ऐसे इस तरह के जो बाहर के लोगों का काफ़ी ज़्यादा वो रहता है। अभी तक जितने भी जो लोग हमने पकड़े हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा व्यक्ति ऐसा नहीं आया है कि बहुत फाइनेंशियली वेल एस्टेब्लिश्ड हो। स्पेशली कुछ में हमें कुछ लोग आरोपी को पकड़ना है जो दुबई जा बैठे हैं या फिर कहीं बाहर हैं, वो भी हमारे रडार पर हैं। तो इसमें ऐसा कनेक्शन नहीं है, लेकिन वेल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। ये बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज होता है। एक सिम, अगर ए व्यक्ति कोई सिम अकाउंट खोलता है, अपना बैंक अकाउंट खोलता है, बी व्यक्ति खुलवाता है, तो बी व्यक्ति इनसे लेके सी को देता है, तो ए सी को नहीं जानता है, और सी इससे लेके डी को देता है, तो बी डी को नहीं जानता है। इतना ऑर्गेनाइज वेल प्लान्ड है कि किसी को कुछ पता नहीं है, सिर्फ उसको अगले अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, अगले को अगले अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। लेयर्स दर लेयर्स बनती चली जाती हैं, इसलिए वेल प्लान्ड ऑर्गेनाइज क्राइम है। हर बार यही बात कह दी जाती है कि विदेश के लिंक जुड़े हुए हैं, विदेश में तार जुड़े हुए हैं, चाइनीज़ कनेक्शन सामने आया, दुबई कनेक्शन सामने आया, ताइवान और बैंकॉक का भी कनेक्शन सामने आ चुका है एक दो बार। तो ये लोग इंडिया के लोगों से कैसे फ्रॉड कराएंगे? क्योंकि ये तो लोकल लैंग्वेज में फ्रॉड हो रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा अभी जो MHA ने, मिनिस्ट्री होम अफेयर्स ने, होम डिपार्टमेंट ने काफ़ी लोगों को रेस्क्यू कराया था म्यांमार से। इनको जॉब दिलाने के नाम पर, यहाँ की जो कंपनियां हैं, इन्होंने जॉब दिलाने के नाम पर वहाँ भेजा गया, और वहाँ भेजने के बाद उनको साइबर स्लैब के रूप में काम करा रहे हैं। उनको फोर्सफुली साइबर फ्रॉड के लिए कॉलिंग करा रहे हैं। ये जो डिजिटल अरेस्ट के कॉल देखते हैं आप, जो वर्दी पहने बैठा हुआ व्यक्ति है, अधिकांश लोग बाहर के देशों में साइबर स्लैब के रूप में काम कर रहे हैं, तो उनको रेस्क्यू कराया गया है। तो इसमें बहुत अंदर तक जाने की ज़रूरत है, क्योंकि अकाउंट किसी को बस थोड़ा सा लालच है कि डिस्काउंट मिल जाएगा, तो वो अकाउंट खुलवा लिया। अकाउंट किसी को थोड़ा सा और डिस्काउंट मिल जाएगा, उसको कुछ अकाउंट की जो बैंक जो डिटेल्स है, बैंक के डॉक्यूमेंट्स है, उसको कहीं और पहुंचाने हैं, उसको थोड़ा सा मिल जाएगा, उसको BN ऐप के जरिए इतना उसको ट्रांसफ़र करना है। तो अभी भी इसकी काफ़ी लिंकें हैं, और लिंक्स कहीं ना कहीं बाहर जाकर ख़त्म होती हैं। इस पर लगातार काम कर रही है, होम डिपार्टमेंट काम कर रहा है, सेंट्रल होम मिनिस्ट्री काम कर रही है। इसमें लगातार साइबर जो स्लैब को जो रेस्क्यू कराया गया है, पिछले साल भी रेस्क्यू कराया गया था, इस बार भी फरवरी में रेस्क्यू कराया गया। तो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं। ये इवॉल्विंग सिस्टम है, इट्स नॉट इवॉल्व्ड येट। आप लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी की तरफ से बात रख रहे हैं, लेकिन
जब आप लोग कार्रवाई करते हो तो उससे आम जनता भी पीड़ित हो रही है। इंदौर के हमारे कई सारे व्यापारियों ने यूपीआई लेना बंद कर दिया था, बोले पुलिस अकाउंट ब्लॉक कर दे रही है, तो इसमें उनकी क्या गलती है? उनके क्यों अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए जा रहे हैं? देखिए क्या होता है कि उनके अकाउंट में साइबर फ्रॉड का पैसा आता है, तो 1930 में एक ऑटोमेटिकली सारे अकाउंट्स फ्रीज हो जाते हैं जिसमें फ्रॉड का पैसा जाता है। तो जो फ्रॉड का पैसा जाता है तो निश्चित रूप से वो उसमें ब्लॉक होता है। लेकिन अगर आप डॉक्यूमेंट्स अपने प्रोवाइड कराते हैं, मेल्स देते हैं, तो इसमें काम चल रहा है। हमारे इंदौर में भी कई लोग आते हैं, कई लोगों के फ़ोन आते हैं कि सर अगर आपने देखा होगा अभी 5 दिन पहले ही एक नाथुला बॉर्डर पर जो एक जवान था, उसने थैंक्स का मैसेज, उसको आने की ज़रूरत नहीं थी, उसने फ़ोन किया, हमने इमीडिएटली उसका अकाउंट कराया। देखिए सिस्टम, मैंने फिर कहा कि सिस्टम इज इवॉल्विंग नॉट इवोल्ड। हम जो चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी हो, लगातार एक्सपेरिमेंट कर रही हैं। नेशनल हेल्पलाइन नंबर है। अब एक ये जिस तरह से आप टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं तो बग आता है, कोई भी अगर आप बनाते हैं, ऐप बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें बग डेवलप होता है, तो बग पता चलता है तो फिर उसमें आगे बढ़ते हैं। इसमें जो विक्टिम्स हैं, जो बेचारे जिनकी कोई गलती नहीं है और जो उनके अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं, ये एक बहुत बड़े स्तर पर इसका डिस्कशन है और इसमें लगभग एक कोई ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। मुझे लगता है 2 से 3 महीने में ये इम्प्लीमेंटेशन आ जाएगा, जिससे मुझे विश्वास है। मैंने भी ये बात रखी थी दिल्ली में, जो I4C के पोर्टल पर जो वहाँ पर जब एक सेमिनार के लिए बुलाया गया था, तो ये बात वहाँ तक पहुँच गई है, वहाँ डिस्कशन चल रहा है, ड्राफ्टिंग भी हो चुकी है। मेरे ख्याल से नाउ एंड देन कभी भी इट्स ए मैटर ऑफ टाइम, कभी भी वो एनफोर्समेंट हो जाएगा। और उसमें ये प्रोविजन रखा गया है कि उसमें फ्रीज नहीं किया जाएगा अकाउंट, जो पैसा गया है केवल उतने ही अमाउंट का लीन लगाया जाएगा, जिससे लोग अनावश्यक, जो जिनकी कोई गलती नहीं है वो भी विक्टिम बन रहे हैं, तो विक्टिम नहीं हो रही। तो जो अपराधी है, जिनके अकाउंट में बड़ा पैसा जा रहा है, बड़ा रुपया जा रहा है, उन्हें भी आप लोग फ्रीज करते हैं। अब उसमें पता चलता है कि इंदौर के एक व्यक्ति के साथ फ्रॉड हुआ, उसका भी उसमें रुपया गया है। एक आंध्र प्रदेश के व्यक्ति का फ्रॉड हुआ, उसका भी गया है। दिल्ली, हरियाणा, गुजरात और महाराष्ट्र सब जगह का रुपया उस अकाउंट में गया है। हर जगह की पुलिस ने उस अकाउंट को फ्रीज करा दिया। तो लेकिन जो मेन विक्टिम है, हमारा इंदौर के व्यक्ति के 15 लाख रुपए गए, उस अकाउंट में पड़े हैं 70 लाख रुपए। लेकिन जब 15 लाख वापस दिलाने का नंबर आता है तो हमारे व्यक्ति को पैसा ही नहीं मिलता, पता चलता है कि रुपया ही नहीं बचा अकाउंट में। तो ये नहीं, ये इसके लिए अलग है। पहले क्राइम कहाँ हुआ, आप समझिए, जैसे 1 रुपया उसमें डला हुआ है किसी भी अकाउंट में, और 1 रुपये के लिए अब आप ये देखिए, सबसे पहले क्राइम हुआ इंदौर में, तो इंदौर ने होल्ड कराया, तो सबसे पहले उसको मिलेगा। ऐसा कोई है? यस, देखिए ये सिस्टम ही है, जो सबसे पहले ब्लॉक कराएगा, सबसे पहले फ्रॉड उसके साथ हुआ है, उसको पैसा मिलेगा। आप ऐसे समझिए, जितना पैसा जाएगा उसमें उतना ही पैसा तो मिलेगा। अब सपोज करो एक के साथ फ्रॉड हुआ 20 लाख का, उस अकाउंट में 2 लाख गए हैं, लेकिन हैं 40 लाख, तो वो ऐसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसी से पैसा मिलेगा। नहीं, उसमें से उसको 2 लाख ही मिलेगा। तो जितना फ्रीज अमाउंट हो पाता है कोर्ट, हाँ, तो कोर्ट इसलिए कई बार फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पर भी काम करती हैं। तो जो पहले जिसके साथ फ्रॉड हुआ है, आपको देखिए, जब सिस्टम को इवॉल्व करते हैं तो कोई ना कोई एक फॉर्मूला सेट करना होता है। आप कोई एक सेट ट्रेंड नहीं है, आप धीमे धीमे चीज़ें होती है, व्यक्ति परेशान होते हैं, तो फिर एक नया नियम आता है कि भाई जनता की सुविधा के लिए ये किया जाता है। नहीं, इससे भी दिक्कत हो रही है तो विक्टिम के लिए, अब जैसे 1930 था तो लोगों के अकाउंट ब्लॉक किए गए, तो कम से कम पैसा मिलने लगा। आप अगर देखेंगे तो I4C ने 2021 से लेकर अभी तक 4000 करोड़ रुपए लोगों के वापस करा चुके हैं इसी प्रोसीजर से। लेकिन अब एक प्रॉब्लम आई कि जो बेचारे इनोसेंट लोग हैं उनके हो रहे हैं, तो उस पर भी सिस्टम इज इवॉल्विंग। अब उस पर भी डिस्कशन चल रहा है, तो उस पर भी ऐसा आएगा, खाली उसको लैन किया जाएगा, लीन लगाया जाएगा, तो लीन से उसको परेशानी नहीं होगी, उसका ट्रांजैक्शन चलते रहेंगे और वो डॉक्यूमेंट दिखाने के बाद इन्वेस्टिगेशन में वो लीन भी हट जाएगा। लेकिन कई सारे जो पीड़ित लोग हैं, उन्हें पता चलता है कि इस अकाउंट में रुपया गया, ये अकाउंट ब्लॉक भी कर दिया है, फ्रीज भी कर दिया है पुलिस ने, लेकिन उन्हें अपना रुपया पाने के लिए कोर्ट के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। कोर्ट के इतने लंबे समय तक चक्कर कट जा रहे हैं कि जब वो पैसा मिलने का समय आता है तब तक तो दूसरे स्टेट में पैसा जा चुका है। नहीं, ऐसा नहीं होता है इसमें। ऐसा कोर्ट केसेस हुए हैं? नहीं, कोर्ट में 2 से 3 दिन में कोर्ट ऑर्डर कर देता है एप्लीकेशन पे। ये मात्र देखिए, आप और किसी भी उसमें आपको FIR करानी पड़ेगी, बस इसमें 1930 अपने आप में एक FIR मानी जाती है। इसमें एप्लीकेशन देने के आधार पर ही कोर्ट इसमें फैसला कर देती है। हम लगातार पर डे हमारे यहाँ से लगातार इसमें बैंक को आदेशित करती है कोर्ट, और हमें एक कॉपी आती है, तो हम भी फॉलो करके विक्टिम्स की मदद कराते हैं और बैंक में फ़ोन करते हैं और उनका पैसा वापस कराते हैं। अभी आपने देखा होगा एक डिजिटल अरेस्ट का केस था, जिसमें 32 लाख का एक डिजिटल अरेस्ट हुआ था। एक जो रिटायर्ड शिक्षक था, उसको किडनी ट्रांसप्लांट के लिए उसको जाना था, वो पैसा चला गया था, लेकिन फिर अब जो 1930 को वैसे उस पैसे को रोका गया। 27 लाख रुपए उसमें रिकवर हुए, उसको वापस कराए गए। तो वो यहाँ आया था, बुके देकर गया, मिठाई देकर गया और बोला कि अब मैं कल जा रहा हूँ वापस अपना जो ऑपरेशन कराने के लिए। तो कहीं ना कहीं देखिए, आप हमेशा सब जगह आप कोशिश कर रहे हैं, कई जगह आप सक्सेस होंगे, कई जगह आप अनसक्सेस होंगे।
जब कोई सिस्टम बनना होता है, अभी सिस्टम इवॉल्व हो रहा है, अभी बना नहीं है, तो आप ये करोगे नहीं, इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है तो ये करें, क्योंकि सिस्टम डेवलप हो रहा है। तो आप लोग डेवलप कर रहे हैं, सिस्टम बना रहे हैं, तो जो अपराधी हैं वो भी तो चुप थोड़ी बैठे होंगे, वो तो 2 कदम आगे ही चल रहे हैं पुलिस से। देखिए, आप अगर देखेंगे, अपराधी बेशक आगे चल रहे हैं, लेकिन पुलिस भी बहुत, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी बहुत पीछे नहीं है। आज हमारी जो मिनिस्ट्री होम अफेयर्स की जो टीमें थी, वो साइबर स्लेव्स को बाहर से लेकर आई, दूसरे देशों से लेकर आई, तो कहीं ना कहीं अब पहुंच रहे हैं हम लोग। पहले तो ये पता ही नहीं होता था जो वीडियो कॉल कर रहा है वो कौन है। आज वीडियो कॉल में मैंने ही उससे बात की, आज पूरे मीडिया के सामने वो वीडियो कॉलर पूरा उस पर आ गया था। आज हमने ही जब उस आदमी को पकड़ा जिसने हांगकांग पैसा ट्रांसफ़र किया और जिसमें हांगकांग हमने वीडियो भी जारी किया उसका, तो कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। और अब डिजिटल अरेस्ट के मामले पिछले साल कितने आए थे, लेकिन इस बार डिजिटल अरेस्ट के मामले में भारी कमी आई है। तो दिस इज द साइन कि जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी काम कर रही है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया काम कर रहा है, जो अवेयरनेस क्रिएट की जा रही है, उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। ये मूवमेंट की तरह अगर लगातार चलता रहेगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि अभी इसके जो परिणाम है वो बहुत थोड़े थोड़े दिखाई दे रहे हैं, लार्ज स्केल पर दिखाई देंगे। लोग कैसे कहा जाए कि बेवकूफ़ ही बन जाते हैं, कोई भी व्यक्ति उन्हें फ़ोन पे धमका रहा है, वो डर गए, जबकि उनका कुछ दोष ही नहीं, कुछ उन्होंने देखिए, ये साइकोलॉजी पर काम करते हैं ये। अगर आपके अंदर डर है तो आपकी डर की कमी को एक्सप्लोर करते हैं। अगर आप ग्रीडी हैं, तो अगर आप लालची हैं तो आपकी इस कमी को एक्सप्लोर करते हैं कि आपको लालच देते हैं कि इसमें आपको इतना पैसा मिलेगा, दुगना हो जाएगा। ये कंपनियां तो पहले भी थी, चिटफंड कंपनियां थी जो लोगों को दुगने का लालच दे के, अगर आपके अंदर लालच एक वीकनेस है तो वो एक्सप्लोर करते हैं वो लोग। अगर आपके अंदर लस्ट है, आप किसी अननोन लड़की ने हाय का मैसेज भेज दिया और आप हेलो लिखते चले गए, हेलो हाय आई एम आल्सो फाइन, और आप फ्रेंडशिप करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी कमी को एक्सप्लोर किया जा रहा है। वो कमी को पहचानते हैं, वो साइकोलॉजिकल काम करते हैं। डिजिटल अरेस्ट इज नथिंग बट ए मेंटल अरेस्ट, वो केवल मेंटल अरेस्ट है। सेक्सटॉर्शन इज नथिंग बट यूजिंग योर साइकोलॉजी, यूजिंग योर वीकनेस, आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें सतर्क रहना होगा और जागरूकता ही बचाव है। मैं फिर कहना चाहूँगा, जिस पर हम लगातार काम कर रहे हैं, जागरूकता ही बचाव है। जागरूकता के लिए आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, 550 से ज़्यादा सेशन भी आप ले चुके हैं, और अभी एक जो आपको सर्टिफिकेट मिला था आकाशवाणी से, उसमें तो ये बताया था कि 1.5 करोड़ लोगों को आप जागरूक भी कर चुके हैं साइबर क्राइम से। तो आपको क्या लग रहा है, कितना इसका इफेक्ट पड़ रहा है, कितना? देखिए, मैं ये मान के चलता हूँ, अभी इस समय इस क्या इम्पैक्ट है, क्या इम्प्लीकेशंस है, ये समय इसका नहीं है। अभी तो लगातार काम करने का समय है, लोगों को जागरूक करने का समय है। जो समझ रहे हैं वो फ्रॉड से अपना बचाव कर पा रहे हैं, जो जागरूक हो रहे हैं वो अपना बचाव कर पाने में सक्षम है। और कहीं ना कहीं हमें और भी जागरूकता अभियान चलाने की ज़रूरत है, जिसको हम निरंतर जारी रखें। तो साइबर क्राइम पर बात की है हमने एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया जी से। उनका सीधा सा एक बात कहना है कि जागरूकता ही सब कुछ है, जागरूक रहेंगे तो ही बच सकेंगे, वरना आप इसी तरह से साइबर क्रिमिनल्स का शिकार बनते चले जाएंगे।